बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 1 सिंपल हार्मोनिक एंड वेव पे हमने लास्ट लेक्चर लिया। तो वेव के हमने नेचर देखी, दो टाइप्स देखी, एक मैकेनिकल वेव थी और एक ट्रांसवर्स वेव। फिर मैकेनिकल वेव में उसकी दो टाइप्स आगे देखी, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि हमने कंप्लीट पढ़ ली, और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमने एक स्प्रिंग पकड़ा था, उसे हमने दीवार के साथ लगा के, हॉरिजॉन्टल सरफेस मेज भी हो सकती है पर उसके साथ हमने उसको वाइब्रेशन दी थी, ये इस तरीके से, यानी कि जिस तरीके से वेव चलेगी उसी तरीके से। अच्छा, ये सिस्टम जो स्प्रिंग का, इसको स्लिंकी बोलते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शायद मैं पिछले लेक्चर में स्लिंकी का वर्ड अपना बोलना भूल गया हूँ। तो स्लिंकी, और इस स्प्रिंग को अब हम उसी स्प्रिंग को, लेकिन ये है कि अब नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इसके, क्योंकि ये दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। उसके लिए उसी स्लिंकी को पकड़ा, लेकिन उसके नीचे कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं है, कोई टेबल नहीं है और या कोई फ्लोर नहीं है। तो ये इस तरीके से सस्पेंडेड है। यहाँ से आपने इसको पकड़ लिया, उसके बाद आपने इसको वाइब्रेशन, पहले आपने लेफ़्ट राइट बैक फोर्थ वाइब्रेशन दी थी, अब अप एंड डाउन वाइब्रेशन देंगे, अप एंड डाउन वाइब्रेशन देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर उबार आएगा, ये निशेब आएगा, फराज आएगा, ये फिर निशेब, ये फराज, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ इसके अंदर पैदा होंगे और ये सिलसिला आगे की तरफ चलेगा। अब पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इसकी तार है स्प्रिंग की, स्लिंकी की तार है, और पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो आपकी वेव है वो तो उस तरफ जा रही है, ठीक है जी। लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या कर रहे हैं, वेव आपकी अगर इस तरफ जा रही है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो पिछली वेव आपने पढ़ी थी, वेव इधर जा रही थी, पार्टिकल ऑफ द मीडियम इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे, और ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव जिसकी प्रोपोगेशन में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करे along the perpendicular to the direction of propagation of the wave, that wave is called ट्रांसवर्स वेव। ये पानी की मिसाल भी मैंने दी थी, वो भी ट्रांसवर्स वेव भी थी, और एक रॉक की मिसाल दी थी, वो भी ट्रांसवर्स वेव थी। तो इसमें ये देखिएगा, दो कंसेक्यूटिव मुतवातर जो क्रेस्ट है उसके दरमियानी फासले को हम जो है वेवलेंथ बोलते हैं, और ये लैम्डा सिंबल है, इससे ज़ाहिर किया जाता है लैम्डा वेवलेंथ। या दो मुतवातर जो कंसेक्यूटिव ट्रफ है, इसके दरमियानी फासले को भी लैम्डा से ज़ाहिर किया जा सकता है। यही लैम्डा और ये दोनों लैम्डा बराबर है। तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स वेव। अब मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देना था लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की आपको वो स्लिंकी की मिसाल दी, आगे पीछे से लाया, उसकी बहुत जनरल जो एग्जांपल है वो आवाज़ है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोपोगेट करती है दैन गैस और लिक्विड, यानी हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉलिड मीडियम में ट्रांसफ़र करेगी, यानी कि मेटल है उसमें सबसे बेहतर चलेगी, हवा लिक्विड में उससे कम और हवा में उससे कम। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये दोनों किस्म की वेव किसी सॉलिड में पैदा करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पैदा करें, ट्रांसवर्स वेव भी, तो जो स्पीड है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वो ये मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, किसी एक सॉलिड के अंदर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करते हैं और उसके अंदर उसकी स्पीड जांचते हैं कितनी है, तो उसके बाद उसी में ट्रांसवर्स वेव पैदा करते हैं, तो तकरीबन उतनी ही एनर्जी की, उतनी ही फोर्स के साथ ट्रांसफर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसकी स्पीड ट्रांसफर वेव से तकरीबन दुगनी होगी, और उसकी रीज़न ये है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स, आपको पता होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है, अगर मैं इसको हिला के छोड़ दूँ ये कुछ देर तक चलतेगा, जो फोर्स इसको चला रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो वाइब्रेशन है, वेव है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव। अच्छा, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। तो जब वेव को स्टार्ट किया था तो इसके मतलब इंफॉर्मेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किताब वाले में डिस्कस किया हुआ, अब दोबारा आ रहा।
तो ये ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, इसको दोबारा रिपीट हो जाएगा। देखिए ये जो पीछे एग्जांपल है वो मैंने मिटाई नहीं है, इसने वो बोला है कि एक रोप जो है बांधा हुआ है उसे अप्स एंड डाउन आप करते हैं तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। हाँ, इसकी मैं थोड़ी सी वो आपको बता दूं कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेव मोशन। तो वेव मोशन जो है उसको सम वाइब्रेटिंग सोर्स या ऑसिलेटिंग सोर्स चाहिए होती है। तो वाइब्रेटिंग ऑसिलेटिंग सोर्स इस एग्जांपल में आ जाए तो वो मेरा हाथ है, ये सोर्स है जो उसको अपना मेरी मस्कुलर एनर्जी जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो कौन सी वेव है? ट्रांसफर वेव। अच्छा, अब उसने यहाँ पे ये बताया कि ये जो वेव जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक वो कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिएगा एम्पलीट्यूड जो है वो मेन जो पोजीशन है उससे एक्सट्रीम पोजीशन एक साइड का जो मैक्सिमम फासला है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड जो है ये काफ़ी सारा है, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। अच्छा, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी। इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी से मुराद है एक सेकंड में कितनी मरतबा आपने वाइब्रेशन की, और जितनी फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा ज़्यादा, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी वेव की एनर्जी ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम जो यहाँ पे इसको बड़ी स्पीड के साथ, कि स्पीड या फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसे ट्रांसफ़र होगी, ये बात। उसके अलावा अगर आप ये बड़े दूर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो फासले से वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम हो सकती है। ठीक है जी। तो ये जितना दूर फासले पे चले जाएंगे उतनी एनर्जी उस पर कम ट्रांसफ़र होगी। ये एक एग्जांपल थी। दूसरी उसने एक्टिविटी दी हुई है, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसने एक तस्वीर दिखाई हुई है, उसमें आपको दरख्त वगैरह बड़ा खूबसूरत सा माहौल दिखाया होगा। कोशिश करूँगा ये जब इसकी एडिटिंग हो तो वो तस्वीर वहीं पे आपको दिखा दी जाए। तो उस तस्वीर में यह है कि आप एक स्टोन जो है वो पानी के पौंड में फेंकते हैं, यानी कि एक रुका हुआ पानी है, पौंड तालाब है उसका, उसमें आप फेंकते हैं तो उसके गिर्द जो है रिपल्स, लहरें बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ रिपल निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कार्क या लकड़ी का पीस आप फेंक देते हैं तो ये लहरें जो हैं ये देखिए ये इस कार्क को क्रॉस करके आगे भी चली जाएंगी, लेकिन ये जो आपका कार्क है ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, ऊपर और नीचे वाइब्रेटिंग मोशन करेगा अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ये वेव का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। और इस पे एक चीज़ का इजाफा मैं भी कर दूं कि ये इसके जो पानी के पार्टिकल हैं वो भी अपना काम नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पानी के पार्टिकल जो इसके साथ हैं अगर वो मूव करते तो ये कार्क भी आगे जाता। तो मीडियम सारे का सारा पानी वो अपनी जगह पे ठहरा हुआ है लेकिन वो वाइब्रेशन कर रहा है। तो क्या चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो है एनर्जी। यहाँ से एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यहाँ से भी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। मैंने आपको बोला था जब मैं हुक लगा देता हूँ, एक कमज़ोर सी हुक, तो मैं झटके दूंगा ना हुक उखड़ के उधर जाएगी। क्यों उखड़ी? क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई और उतनी एनर्जी वो बर्दाश्त नहीं कर सका, वो उखड़ गई। तो ये इस बात का प्रूफ है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है अपना फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेव मोशन। और यही हमारी हेडिंग थी, वेव एज द कैरियर ऑफ एनर्जी। जी, नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 नंबर का आता भी है कि आप बताएं कि रिलेशन क्या है वेलोसिटी का, फ्रिक्वेंसी का और वेवलेंथ का। तो वेलोसिटी से मुराद, ये मैंने डायग्राम अपना मिटाई नहीं, ये काम इसी से मैं चला रहा हूँ क्योंकि वेव को हमने डिस्कस किया बार बार, ये आसानी से आपको ये सपोर्ट करेगी। ये डायग्राम बनी नहीं हुई है नेक्स्ट के, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको चला रहा हूँ क्योंकि वेव मोशन ही पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, ये वेव जो है ये क्रेस्ट और ट्रेस्ट जितनी देर में से इसमें से वो गुजर रहे हैं तो उसकी जितनी स्पीड से गुजर रहे हैं वो हम उसको इसकी वेलोसिटी बोलते हैं या स्पीड बोलते हैं। ये वेव इस तरफ जितनी स्पीड से जा रही है, पानी की वेव अगर पैदा करते हैं वो रिंग जो जितनी देर से स्पीड से गुजर रहे हैं तो हम उसको स्पीड बोलेंगे। अच्छा, उसके अलावा कि क्रेस्ट जो कंडक्टिव दो क्रेस्ट हैं उनके दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको हम वेवलेंथ लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। ये ट्रफ हैं 2 मुतवातर, इसको लैम्डा वेवलेंथ से ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा कि जितनी एक सेकंड में हम इसकी वाइब्रेशन करते हैं एक सेकंड के अंदर तो उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और एक
जितना टाइम, ये देखिएगा, ये वेव फ्रंट कर ले, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई वेव, ये इसकी क्रेस्ट बनी, ये ट्रफ बनी और यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। तो जितना टाइम इसने लिया उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। डिस्टेंस लैम्डा, टाइम पीरियड टी, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, ये आपको। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है S इजिकल टू वी टी। F फासले के लिए है, V स्पीड है, T टाइम। ठीक है, यानी हमें किसी चीज़ की मूविंग बॉडी की स्पीड बताओ और टाइम बता दें, इतने टाइम में कितना फासला तय करेगी, वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब हम इससे अप्लाई करते हैं ये वेव मोशन के लिए। तो फासले को हम वेवलेंथ लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। देखिए ये फासला लैम्डा, ठीक है जी। उसके अलावा जो उसकी स्पीड है उसे v से ही ज़ाहिर करते हैं, और टाइम पीरियड जितने में एक वेव कंप्लीट होती है कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, अब एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन मैं इसके अंदर पैदा करता हूँ, या एक सेकंड में जितनी वेव इस पॉइंट से, मैंने हाथ रख दिया, इस पॉइंट से जितनी गुजरेंगी उसे हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो आपकी है, फ्रिक्वेंसी 1/t के बराबर होती है। यहाँ t बराबर 1/f। याद रखिएगा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लैम्डा इजिकल टू v, इसकी जगह 1/f आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, f इससे तरफ आएगा, इसके नीचे 1 है, v इजिकल टू f लैम्डा। ये रिलेशन है जी वेलोसिटी का, फ्रिक्वेंसी का और वेव लेंथ का। वेव मोशन में ये वेव इक्वेशन भी इसको बोला जाता है, तो इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। और ये छोटा सा आर्टिकल है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे जो है रिपल टैंक की मदद से हम जो है नेचर ऑफ वेव भी बोल सकते हैं, या हम मोशन पढ़ेंगे पानी की, क्या ये वेव नेचर के कुछ टेस्ट हैं वो पास करती है, तो पानी की मोशन को हम बोलेंगे कि ये वेव मोशन है, अदरवाइज़ नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।